वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूं। आज तक के क्वेश्चंस उस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, तो अभी तक यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दिन में यदि कोई भी मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी उसे इतनी दी जाए, उसके लिए कानून बनाया गया था। तो वो कब बनाया गया था? 1947 के अंदर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन पुस्तकालय की कौन सी क्रिया है? लेखांकन जो पुस्तकालय की एक उसकी ही एक वर्किंग इसका पार्ट है, तो कौन से टाइप की ये क्रिया है? परवर्ती, मध्यवर्ती, पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरवर्ती। कौन सी क्रिया है ये? उत्तरवर्ती क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, खाता बही क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। खाता बही क्या है? पूंजी, जमा ब्याज या खातों का एक समूह? तो जो खाता बही होता है वो खातों का एक समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ अकाउंट होता है। जब प्रबंधन के प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? प्रबंधन प्रक्रिया, निष्कासन, बहिर्गमन या अंतर्विस्त? तो इसे कहा जाता है प्रबंधन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1947, 1946, 2000? तो ये कब पारित किया गया था? बंदरगाह श्रमिक रोजगार, ये श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1947, 1946, 2000 या 1948? तो ये बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम है, ये पारित किया गया था 1948 को। इससे ऊपर आपने भी क्वेश्चन देखा था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये ध्यान रखिए, वो पारित किया गया था 1947 को, और बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम 1948 को पारित किया गया था। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? तो ये किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण का, कार्य क्षमता का, या ज्ञान विकास का, या कौशल विकास का? तो जब भी जैसे कार्य से रिलेटेड कोई भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या अपने कौशल को विकसित कर रहे हैं, या आपके जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य क्षमता में बढ़ा रहे हैं, तो इन सभी का जो मेन मोटो होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? प्रशिक्षण का। कि उन्हें प्रशिक्षण कैसा प्रदान किया जा रहा है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। विपणन प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? विपणन प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या हैं? तो इसके जो इम्पोर्टेंट मेन एलिमेंट क्या होंगे? कस्टमर और कंपनी। ठीक है, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है तो एंड क्या होगा उसका कि ये कस्टमर के पास जाए, और कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो उसका जो फॉर्मेशन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो ये 2 हो गए। उसके बाद में उस प्रोडक्ट को अलग अलग कंपनियां बना रही है तो वहाँ पर उनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। फिर उसके कोलैबोरेटर्स कौन, यानी उसको कौन कौन सहयोग प्रदान कर रहा है, और उसका कॉन्टेक्स्ट। तो ये 5 कंपोनेंट है मार्केटिंग की, ये आपको ध्यान रखना है। कस्टमर, कंपनी, कंपटीशन, कोलैबोरेटर एंड कॉन्टेक्स्ट। ग्राहक, कंपनी, प्रतियोगिता, सहयोगी और प्रसंग। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पद सोपान। यानी जो अधिकारी है उसका जो, सपोज कीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं तो उनकी पूरा लो लेवल से हाई लेवल तक पूरे लिस्टेड कर दी जाए, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पद सोपान। नीतियाँ बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना, नए उत्पादों पर नजर रखना क्या बताता है? तो ये बताता है विपणन पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रबंधन की आंतरिक चुनौतियाँ कौन सी है? श्रम, संघ, पेशेवर संस्थाएं और संगठन की संस्कृति। ये ध्यान रखिए, आंतरिक चुनौतियां और बाहर चुनौतियां दोनों ही अलग अलग है। तो जो आंतरिक चुनौतियां हैं वो है श्रम संघ,
पेशेवर संस्थाएं और संगठन की संस्कृति। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? तो बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? तो ये एक बाह्य प्रकार की सूचना है या बाहरी सूचना है। मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियां कौन कौन सी है? देखिए, अभी हमने आंतरिक चुनौतियां देखी थी, अब है बाहरी। तो देखिए, आर्थिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक। कितनी है? आर्थिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक, ये बाहरी चुनौतियां हैं। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, यानी विशिष्टीकरण और कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है अभी। और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो मानव संसाधन में जो अभी तक के परंपरागत सिद्धांत थे, अब वो धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं और उनकी जगह नए सिद्धांत लेते जा रहे हैं। रोजना मचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो ये कहलाती है खातोनी। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहलाता है कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसे पुरस्कार दे रहे हैं ताकि वो मोटिवेट हो और आगे उस कार्य को और कुशल ढंग से कर सके। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समता पर व्यापार। क्या कहलाता है? समता पर व्यापार। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? तो ये किसका कथन है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारी एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस पूछी जाती है। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको प्रबंधन से रिलेटेड जितनी भी कक्षाएं दी गई है, किस किस के अकॉर्डिंग दी गई है, उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। और साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी शॉर्ट की है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस उसके भी देखने को मिलते हैं, तो उसका भी एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये कथन है टेलर का। वित्त प्रशासन के अभिकरण हैं, कौन कौन से हैं वित्त प्रशासन के अभिकरण? विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा विभाग, लेखा परीक्षण विभाग और संसदीय समितियां। विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण विभाग और संसदीय समितियां। पोस्ट कार्ड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लूथर गुलिक के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। पोस्ट कार्ड का पूरा नाम यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, P फॉर प्लानिंग यानी कि नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, S फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारी, D फॉर डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, C फॉर कोऑर्डिनेटर यानी समन्वय, और फिर R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजट। यानी फिर से देख लेते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटर, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। जब ऋण पूंजी अंश पूंजी बराबर हो तो क्या होता है? तो क्या होता है? शून्य क्षमता पर व्यापार कम होता है। जब ऋण पूंजी और अंश पूंजी बराबर होती है तो शून्य क्षमता पर व्यापार कम। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढालकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉर्ज हाउस्टन का। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, विपणन मूल नीति का यह कौन सा प्रकार है? तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी डिफ्रेंशिएशन उसके बीच में नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। तो नाम से समझ में आ गया होगा आपको, भेदभावहीन विपणन नीति। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत। यानी अगर क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दोनों यदि ऑप्शन में एक भी दिया हो तो आप उसको टिक कर सकते हैं, अधिगम का सिद्धांत या फिर स्किनर का सिद्धांत। किस स्तर के प्रबंधक प्रबंधकीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते? तो मध्य स्तर के। वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? केंद्रीय विपणन नीति का। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? जब बाजार को उप बाजारों में बांटा जाता है तो इसे बाजार का विभक्तीकरण कहा जाता है। वित्तीय विवरण की कितनी विधियां हैं? तो इनकी 2 विधियां कौन कौन सी? क्षैतिज और समतल विश्लेषण। क्षैतिज या फिर अथवा करके दिया है, समतल विश्लेषण और शीर्ष अथवा लंबवत विश्लेषण। इन 2 नाम याद रखना आपको, या तो क्षैतिज अथवा समतल हो जाएगा या शीर्ष अथवा लंबवत विश्लेषण। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? तो ये बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। विज्ञापन इसीलिए किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय किया जा सके। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यक्षेत्र कौन से हैं? तो कौन कौन से कार्यक्षेत्र? कर्मचारी का चयन करना, कर्मचारी पारिश्रमिक और कर्मचारी प्रेरणा।
स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन विकास और मंत्री फंक्शंस, ये सभी इसके ही हिस्से हैं। किसके हिस्से? मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यक्षेत्र कौन कौन से? तो कर्मचारी चयन, कर्मचारी पारिश्रमिक, कर्मचारी प्रेरणा, स्वास्थ्य, कर्मचारियों की सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन विकास, ये सभी इसके हिस्से हैं। लाभांश क्या है? लाभांश क्या होता है कि वो धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को चाहे नगद रूप में या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, उसे ही कहा जाता है लाभांश। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो ये मॉडल है पेवोलिवियन मॉडल। परिसंपत्ति, देनदारियां, पूंजी किस लेखांकन समीकरण है? तो ये किस प्रकार का है कि ये बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र, किसका लेखांकन समीकरण है? तुलन पत्र का। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कह दिया जाता है। किसमें? कहाँ पर किया जाता है? थोड़ा सा मिस्टेक होगी, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? तो ये मुख्य जनरल में किया जाता है। यदि फर्नीचर 5,000 रुपये स्टॉक 50,000 रुपये स्टॉक, 30,000 नगद और 20,000 रुपये लेनदार 30,000 रुपये के हैं, तब स्वामी की पूंजी क्या होगी? देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कीजिए। कोई फर्नीचर है, 50,000 रुपये स्टॉक, 30,000 रुपये नगद, 20,000 रुपये लेनदार और 30,000 रुपये के, ठीक है। फर्नीचर 50,000, स्टॉक 30,000, नगद 20,000, लेनदार 30,000, तब स्वामी की पूंजी क्या होगी? तो पूंजी स्वामी की कितनी बताई गई है यहाँ पर? 70,000 रुपये बताई गई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी टाइप की सीरीज यदि आप कंटिन्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।